नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और खबर उत्तराखंड के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नई दिल्ली में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की है। मुलाकात के दौरान उन्होंने उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा की और राज्य में निर्माणाधीन सैन्य धाम परियोजना की प्रगति से अवगत कराए। दीपावली से पूर्व केंद्र सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों और आश्रितों के अनुदानों में बढ़ोतरी पर मंत्री गणेश जोशी ने रक्षा मंत्री का आभार जताया है। बढ़ोतरी के तहत निराश्रित अनुदान 4,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये, शिक्षा अनुदान 1,000 से 2,000 रुपये और विवाह अनुदान 50,000 से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं नैनीताल के जिलाधिकारी ने भीमताल विकास भवन में जिला योजना की बैठक में भाग लिया है। इस मौके पर भीमताल में प्रधान संगठन द्वारा उनका स्वागत किया गया। अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने जिले में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा रहा है। इसके साथ ही सिंचाई विभाग द्वारा गुलों में पानी की समस्या के बाद जल्द निदान की बात कही ताकि किसानों को समय पर फसल के लिए पानी मिल सके। जिलाधिकारी ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जमीनी स्तर पर जल्द से जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। अभी आज यहाँ विकास भवन में सारे जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, जो वर्किंग एजेंसीज हैं, उनका रिव्यू लिया गया है। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता पे काम था कि मानसून काल के बाद जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई उनका पैच वर्क का काम। तो उसमें आज जो वर्किंग एजेंसीज हैं, PWD, NH, इन लोगों का है कि काम अभी अधूरा है, क्वालिटेटिव पैच वर्क करवाएं और समय से करवाएं। इन लोगों की निरंतर निगरानी के लिए हम अपने मैजिस्ट्रेट्स लगा रहे हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट के इश्यूज भी हैं कि इस समय रबी का सीजन शुरू होने को है और अगर गुलों में पानी नहीं गया तो काश्तकारों को उससे दिक्कत होगी। गुलों को रेस्टोर करने के लिए कहा गया है। दैवीय आपदा के जितने फंड्स हैं वो सारे रिलीज कर दिए गए हैं। ऑल एजेंसीज को कहा है कि रेस्टोरेशन का काम क्वालिटी के हिसाब से और समयबद्धता से हो। केंद्र पोषित राज्य सेक्टर और जिला योजना की स्कीम्स का भी रिव्यू किया गया है। जहां जहां जिन विभागों में, चाहे वो एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, वितरण के काम है, खाद, बीज, उर्वरक, सैपलिंग्स, जो भी वितरण का काम है काश्तकारों को, पॉली हाउस निर्माण का है, मौन पालन के बॉक्सेस का है, कोरोगेटेड बॉक्सेस का है, तो इन लोगों को कहा गया है कि इसे समय से कर लें। बाकी अभी हमारा राज्य स्थापना का भी इस समय रजत जयंती वर्ष चल रहा है। तो 1 तारीख से 1 नवंबर से 9 नवंबर तक जनपद में बृहद कार्यक्रम चलेंगे। सरदार पटेल साहब का 150वीं जयंती चल रही है, उस पर भी बृहद कार्यक्रम होने हैं। तो वो सब कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स, एजेंसीज, नोडल ऑफिसर्स को मुस्तैदी से ये सब काम करने को। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड के सदस्यों का सत्यापन कार्य चल रहा है। इसके तहत अब तक मात्र 30% लोगों ने सत्यापन कराया है। सत्यापन कराने की आखिरी तारीख 30 नवंबर तय की गई है। यदि निर्धारित तिथि तक सत्यापन नहीं कराया जाता है तो उसके बाद स्वतः ही इन सदस्यों को ब्लॉक कर दिया जाएगा और उसके बाद भी सत्यापन न कराने वाले सदस्यों का नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। 4 वर्ष पूर्व हमने जो है राज्य सरकार ने पात्र को हाँ, पात्र को ना करके एक स्कीम चलाई थी और उसमें जो जो अपात्र कार्ड धारक थे उनमें हमने सरकार ने कहा था कि वो कार्ड धारक अपने राशन कार्ड सरेंडर करें। वो योजना काफ़ी सफल रही थी। उसमें बड़ी संख्या में जो अपात्र लोग हो गए थे, जो उनको अपग्रेड हो गए थे, उन लोगों ने अपने कार्ड सरेंडर किए थे। इधर 4 वर्ष में जो है ऐसे कार्डों की संख्या बहुत कम हुई है और इसे दोबारा भारत सरकार से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो भी इनका पुनरीक्षण किया जाए और इसमें जो भी लोग अपात्र हो गए हैं किन्हीं कारणों से, तो उनके कार्ड सरेंडर कराए जाएँ, जमा कराए जाएँ और उनके स्थान पर दूसरे लोगों को राशन कार्ड दिए जाएँ और उनके जो है किसी के कार्ड में यूनिट नहीं चढ़े हुए तो उनको उनकी यूनिट चढ़ाई जाए। तो इसी दृष्टिगत जो है हमने जनपद में राशन कार्ड सत्यापन अभियान चलाया है और सभी कार्ड धारकों से अनुरोध किया है कि वो जो भी अपग्रेड हो गए हैं, जिनकी भी इनकम
परिवार की इनकम 15,000 रुपये महीना से अधिक हो गई है विभिन्न स्रोतों से, या दूसरे पीले कार्ड धारकों के परिवारों की आय 5 लाख रुपए से अधिक हो गई है, तो वो अपने कार्ड सरेंडर करें किसी भी आपूर्ति कार्यालय, जो हमारे ज़िले में तहसील आपूर्ति कार्यालय है, जिला आपूर्ति कार्यालय है, कहीं पर भी वो जमा कर दें, तो वो जो है किसी भी अग्रिम कार्रवाई से बच जाएंगे। और उनको जो है, जो भी जिस श्रेणी में वो पात्र में श्रेणी में आते होंगे, उनको उस तरह के कार्ड दे दिए जारी किए जाएंगे। साथ ही जो है जो लोग कार्ड अपात्रता की श्रेणी में आने के बाद भी कार्ड जमा नहीं करेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से उन्हें जो है सरकार का को भजन बनना पड़ेगा और एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी हो सकती है और उनका कार्ड तो निरस्त किया ही जाएगा। कुछ ही दिनों में गन्ना पेराई सत्र की शुरुआत होने वाली है, जिसकी तैयारियों के चलते उत्तराखंड के गन्ना विकास और चीनी उद्योग मंत्री सौरभ बहुगुणा की अध्यक्षता में देहरादून के सचिवालय में बैठक हुई है। इस बीच सौरभ बहुगुणा ने कहा कि कुछ चीनी मिलों ने अपनी समस्याएं रखी हैं और कुछ मिलों ने अपनी तैयारी के बारे में अवगत भी कराया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सितंबर में हुई भारी बारिश से हरिद्वार जिले के कई क्षेत्रों में गन्ने की खेती प्रभावित हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि सहकारी और सरकारी चीनी मिल इस पेराई सत्र में पूर्ण योगदान देगी। बार गन्ना पेराई सत्र पहले शुरू होने से पहले मैं अधिकारियों के साथ साथ सारे चीनी मिलों के जीएम्स और अधिकारियों से चर्चा करते हैं कि क्या क्या तैयारियां हो गई हैं, कितनी तैयारी बची है, पेराई सत्र कब तक शुरू हो जाने की उम्मीद है, कौन सी मिल किस टाइम तक पूरी तैयारी कर लेगी, उनका शुभारंभ किस दिन होगा पेराई सत्र का चीनी मिलों का। उसी पे आज भी हमारी बहुत लंबी एक चर्चा रही है। कुछ मिलों ने अपनी समस्याएं भी बताई हैं, कुछ चीनी मिलों ने अपनी तैयारी के बारे में अवगत भी कराया है। मुझे उम्मीद है कि जो पेराई सत्र है वो अच्छा चलेगा। हमारा कुछ गन्ना जो है एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से जो अभी हुई है सितंबर में जो बहुत बारिश हुई, उसकी वजह से हमारे हरिद्वार जिले का कुछ गन्ना इफेक्ट हुआ है, उसमें काफ़ी कमी आई है प्रोडक्टिविटी में। तो सारे फैक्टर्स को देखते हुए मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो पेराई सत्र है वो अच्छा भी चलेगा, पेमेंट भी टाइमली होगी और जो हमारी सहकारी और सरकारी चीनी मिल हैं वो भी पेराई सत्र में अपना पूर्ण कंट्रीब्यूशन देंगी। और कोशिश यही रहेगी कि सरकार का जो सरकार जो पैसा देती है किसानों के लिए, जो भरपाई करती है, उसमें कहीं ना कहीं। इधर हरिद्वार की पौष कॉलोनी शिवालिक नगर इलाके में दिखी जंगली स्वीट कैटिए लोगों में हड़कंप मच गया है। जंगल से भटककर कॉलोनी के बीच पहुंची दुर्लभ प्रजाति की जंगली बिल्ली लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिला है। स्थानीय निवासियों ने तुरंत समझदारी दिखाते हुए वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर स्नैक मैन पहुंचे और भोला और वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद जंगली बिल्ली को सुरक्षित पकड़ा गया। मौके पर भारी भीड़ जुटी रही। रेस्क्यू के बाद वन विभाग की टीम ने स्वीट कैट को वापस जंगल में सुरक्षित छोड़ा है और क्षेत्र में अब राहत का माहौल देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपके सामने, लोगों में हड़कंप माहौल। एक अलग तरीके की जो कैट है वो वहां पर पकड़ी गई है। उसके बाद ही लोगों ने फिलहाल राहत ली है। उससे पहले हरिद्वार में जिस इलाके में देखा गया था उस इलाके में डर का माहौल था, सनसनी थी, लेकिन अब उसे पकड़कर जंगल में सुरक्षित तरीके से पहुंचा दिया गया है। इधर कुमाऊं विश्वविद्यालय 4 नवंबर को आयोजित होने वाले 20वें दीक्षांत समारोह की तैयारियां करने में जुटा है। इस बार विश्वविद्यालय छात्र छात्राओं को स्नातक और स्नातकोत्तर पीएचडी की उपाधि प्रदान करेगा। कुमाऊं विवि के कुलपति डीएस रावत ने बताया कि कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल और कुलाधिपति गुरमीत सिंह मौजूद रहेंगे। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी नैनीताल दौरे की सूचना के बाद विश्वविद्यालय उसी के तहत तैयारियां कर रहा है। अगर राष्ट्रपति दीक्षांत समारोह में शिरकत करती हैं तो यह विश्वविद्यालय के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा। हालांकि अभी उनके कार्यक्रम की किसी भी प्रकार की सूची विश्वविद्यालय को नहीं मिली है। उन्होंने ये भी बताया कि विश्वविद्यालय डिग्री, शोधी उपाधि और मेधावी छात्रों की सूची तैयार कर रहा है। साथ ही मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक भी प्रदान किए जाएंगे। 4 तारीख को हम अपना 20वां दीक्षांत समारोह करेंगे कुमाऊं यूनिवर्सिटी का। एंड उसमें अभी डीएसबी कैंपस में पूरी तैयारी चल रही है। जिस तरीके से हमको हॉल को प्रिपेयर करना है, रोड थोड़ी सी ख़राब है वहाँ पर, तो उसकी सब तैयारी चल रही है। अभी यहाँ पर अभी इन राइटिंग में कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं आई है, बट हाँ ये बताया गया था हमको कि राष्ट्रपति महोदया शायद इसमें प्रतिभाग कर सकती हैं। तो जो हमारी तैयारी है उसी लेवल की तैयारी है कि हम यही मान के चल रहे हैं कि अगर वो आएंगी
तो उस तरह की तैयारी हम रखें, तो उसी हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं। बट एज ऑफ टुडे हमारे पास ऐसी कोई कंफर्मेशन अभी आई नहीं है। अभी इस बार जो टोटल पीएचडी जिनको इस बीच में अवार्ड हुई, उन सबको पीएचडी डिग्री अवार्ड होगी। जो दूसरा जो मेन चीज़ है एक्चुअली में वो ये है कि जैसे हम लोगों के यहाँ जो जितने भी स्नातक या स्नातकोत्तर बच्चे होते थे, उनकी जो डिग्री होती थी वो बाद में भेजी जाती थी, जब आते थे वो पब्लिश ही नहीं होती, प्रिंट ही नहीं हो पाता था। 2024 के जितने भी पास आउट बच्चे थे, उनकी जो डिग्रीज़ थी वो हमने लास्ट ईयर सबको उनके घरों में डिस्पैच कर दी थी। सेम मेथड को हमने यहाँ पर भी अभी अडॉप्ट किया है कि जैसे ही ये कन्वोकेशन होगा, विद इन 2 मंथ्स जितने भी हमारे पास आउट बच्चे हैं, उन सब बच्चों को उनकी डिग्री उनके घर पहुँचा दी जाएगी, ताकि किसी भी बच्चे को यहाँ पर दोबारा डिग्री के लिए ना आना पड़े। तो ये चीज़ जो है हमने पिछले साल से शुरू किया था, इस साल भी उसको कंटिन्यू करेंगे। और जो मेडल की जो लिस्ट है वो अभी फाइनलाइज हो रही है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी का जो नाम है रिसर्च पेपर में, वो एक सिंगापुर के नोबेल लॉरेट है 2010 के, एंड उनका नाम है सर्गेविच नोवोस्लिव। वो 2010 के नोबेल लॉरेट है। उनका जो रिसर्च पब्लिकेशन है, हमने यहाँ पर कुमाऊं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एन.जी. साहू हैं, उनके साथ उनका कोलेब्रेशन स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर से। तो उसका फर्स्ट रिसर्च पेपर वो अभी पब्लिश होने जा रहा है। आज ही उसकी एक्सेप्टेंस आई है। और ये किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए इससे बड़ा सुखद क्षण नहीं हो सकता कि जब उनके यहाँ के जो फैकल्टी मेंबर हैं वो नोबेल लॉरेट के साथ अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश करें। अभी 2-3 रिसर्च पेपर उनके और पाइपलाइन में हैं नोबेल लॉरेट के साथ, और हम ये चाह रहे थे कि हम उनको इसी साल यहाँ पर आमंत्रित करें, बट वो इस बार नहीं आ पा रहे हैं। बट नेक्स्ट ईयर उन्होंने हमको प्रॉमिस किया है वो कुमाऊं यूनिवर्सिटी को विजिट करेंगे। तो वो सबसे बड़ा क्षण होगा इस प्रदेश के लिए। और इस नैनीताल के आवगढ़ क्षेत्र में पानी की बड़ी पेयजल लाइन फटने से जहां कुछ परिवारों को पानी का संकट झेलना पड़ सकता है, तो वहीं पानी की तेज बौछार से काफी देर तक लोगों को घंटों आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। टूटी पेयजल लाइन को ठीक करने पहुंची टीम द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से पानी को बंद किया जा सका है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में सीवर लाइन का काम चल रहा था। मजदूरों ने खुदाई की तो पानी की लाइन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि अब जल संस्थान के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे हैं और पेयजल लाइन को दुरुस्त करने में जुट गए हैं। इस लाइन से नैनीताल के सैकड़ों परिवारों को पानी की सप्लाई होती है। जल संस्थान के अधिकारियों की माने तो आज रात से कल शाम तक लाइन ठीक होने की उम्मीद है। तब तक पानी का संकट स्नो व्यू से लेकर बल्लीताल बाजार तक झेलना पड़ सकता है। हमारे वहाँ पर सीवर लाइन का काम चल रहा था, नई सीवर लाइन डल रही थी। तो यहाँ पर शायद जो इनके वो थे ठेकेदार वो थे नहीं, तो इन लोगों से गलती से जो पाइप की लाइन थी वो फट गई थी और काफ़ी पानी लोगों के घर में घुसा है। काफ़ी पानी, कितना नुकसान हो गया? यहाँ पर पाठक जी का परिवार है, उनके घर में काफ़ी पानी घुसा है। बाकी ऐसा ज़्यादा पानी और किसी के घर में नहीं घुसा, सिर्फ 1-2 लोग के घर में पानी घुसा है। जो पाठक परिवार है उनके घर में पानी घुसा है। भी आवागढ़ कंपाउंड में पेयजल सीवर का काम चल रहा था। तो सीवर के काम की वजह से जो लेबर हैं उनके कहने डीआई की लाइन एक टूट गई है। तो अभी प्रेशर तो हमने कम कर दिया है। अब इस लाइन को कहते हैं बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शाम तक ये सप्लाई दोबारा सुचारू हो जाए। इसमें अभी देखिए क्षेत्र तो काफ़ी बड़ा है, इसका शाम तक का भी हो सकता है या कल सुबह भी हो सकती है। यही पूरा आवागढ़ कंपाउंड में तो कितना समय लगेगा इसे? ये हो जाएगी शाम तक का सप्लाई। उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज नई दिल्ली में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की है। भेंट के दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड राज्य में सैनिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और चल रहे कार्यों की जानकारी दी और पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के हित में किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की है। उन्होंने राज्य में निर्माणाधीन सैन्य धाम परियोजना की प्रगति की भी जानकारी भी रक्षा मंत्री को दी है। रुड़की के पिरानकलियर और आसपास के क्षेत्रों में बिजली चोरी करने वालों पर अब नकेल कसनी शुरू हो गई है। विद्युत विभाग और देहरादून से पहुंची विजिलेंस की संयुक्त टीम ने यहां ताबड़तोड़ छापेमारी कर तकरीबन 2 दर्जन उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की है। अचानक हुई इस कार्रवाई से चोरी करने वाले विद्युत उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया। पिरानकलियर और महमूदपुर गांव में बिजली चोरी की शिकायतों के बाद आज विजिलेंस और विद्युत निगम की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम जैसे ही मौके पर पहुंची, कई घरों और दुकानों में गैर कानूनी तारों के जरिए सीधे लाइन से सप्लाई ली जा रही थी।
टीम ने मौके पर मीटर चेक किए, केबल काटे और बिजली चोरी में पकड़े गए लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी। विजिलेंस के सहायक अभियंता धनंजय सिंह ने बताया है कि आज नगर पंचायत पिरान कलियर और महमूदपुर में छापेमारी की गई है। करीब 2 दर्जन लोगों द्वारा सीधे एलटी लाइन से अवैध कनेक्शन लिए गए पाए हैं। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आज पिरान कलियर हम लोग गए थे, तो पिरान कलियर में 2 जगह हमने कार्रवाई की, एक अली अहमद की चक्की के पास और एक मोहम्मद की बैठक के पास, 2 जगह किया और लगभग 23 लोगों का हम लोगों ने चोरी पकड़ी। सर क्या FIR जरूर करवाई जाएगी। जी हाँ, अभियान और जोर शोर से जारी रहेगा इसका अभियान। हाँ, कटिया डालकर भी है, कहीं पे जिनका मीटर कट चुका है राजस्व पर उन डायरेक्ट डाल रखा है, कहीं बाईपास है, हर तरह की चोरियां हैं। इस तरह के अपील से लोगों से करेंगे, लगातार कार्रवाई होती है लेकिन लोग नहीं मानते, क्या कहेंगे? अपील यही करेंगे कि ये देश हित में, जनहित में ये चोरी नहीं करनी चाहिए और इससे राजस्व भी बचत होती है और ट्रांसफार्मर पर भी लोड नहीं पड़ता है। फाइनली हानि जनता को ही होती है चोरी करने से। सर एक बात और, ये क्या प्रकरण है, यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन है। आगे बढ़ेंगे। बाबा केदार की पंचमुखी जल विग्रह उत्सव डोली आज अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर पहुंची। ओंकारेश्वर मंदिर में पहुंचने के बाद बाबा केदारनाथ की भोग मूर्ति यहीं विराजमान हो जाएगी। आगामी 6 माह तक बाबा केदार की ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की जाएगी। इस दौरान डोली का स्वागत आर्मी बैंड की मधुर धुनों के साथ किया गया। इससे पूर्व डोली ने फाटक, ब्योंगई, नारायण कोटी समेत अन्य यात्रा पड़ावों पर भक्तों को आशीर्वाद दिया। भक्तों ने भी जगह जगह डोली का भव्य स्वागत किया है। जय श्री केदार, हर हर महादेव। भगवान केदारनाथ जी की पंचमुखी उत्सव डोली 6 महीने के प्रवास केदारनाथ जी से आज ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में अपनी 3 दिवसीय पैदल यात्रा के बाद पहुंच चुकी है और यहाँ पर बहुत ही उत्साह के साथ स्थानीय नागरिकों ने, वृद्धों ने, बच्चों ने, जवानों ने और सभी बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं ने भगवान केदारनाथ जी के आगमन पर बहुत उत्साह के साथ मंदिर में विराजमान हो गए हैं ओंकारेश्वर मंदिर में। और आज से यहाँ पर भगवान की शीतकालीन पूजा प्रारंभ कर दी जाएगी और मैं सभी भक्तजनों से, सभी श्रद्धालुओं से आग्रह करती हूँ कि आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में। यहाँ से बाबा के दर्शन करके आप जाइए और इसके बाद भगवान मद्मेश्वर के भी कपाट बंद होंगे और शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान मद्मेश्वर भी पहुँचेंगे। तो भगवान प्रथम केदार भगवान केदारनाथ और द्वितीय केदार भगवान मद्मेश्वर जी के दोनों के दर्शन ओंकारेश्वर मंदिर में होंगे और तृतीय केदार तुंगनाथ जी के दर्शन मक्कू मठ में किए जाएंगे। सभी श्रद्धालु और भक्तजनों से मैं निवेदन करती हूँ कि आप लोग आइए और यहाँ पर आपको दर्शन बाबा के होंगे। आशीर्वाद लेकर यहाँ से आप जा सकते हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है ओंकारेश्वर मंदिर। बागेश्वर कुमाऊं की पहाड़ियों में बसा वो जिला जो आज उत्तराखंड के सपनों को नई ऊंचाइयां देने की तैयारी में है। मौका है उत्तराखंड राज्य की 25वीं वर्षगांठ का और बागेश्वर प्रशासन ने इस अवसर को पर्व की तरह मनाने की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी काफिले गैर में स्थित कृषि विज्ञान भवन से, जहां से ये उत्सव गरुड़ और कपकोट की वादियों से होता हुआ 9 नवंबर को पहुंचेगा बागेश्वर के ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में, जहां एक भव्य समापन समारोह का आयोजन किया जाएगा। बागेश्वर जिले में 9 नवंबर को जो हमारा राज्य स्थापना दिवस है उसकी 25वीं वर्षगांठ के अवसर पे बागेश्वर जिले में हम लोगों ने पूरे 7 दिन की जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा तैयार कर ली है। जैसे ये जो कार्यक्रम है ये 3 नवंबर से शुरू किया जाएगा, जिसमें पहले दिन ही हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र जो हम लोग काफलीगढ़ में है वहाँ पे कृषि महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें जो हमारे कृषक हैं उनकी गोष्ठी है, चेक वितरण है, कृषि यंत्र वितरण है और अन्य तरीके के सभी जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया जाएगा। उसके बाद 4 नवंबर को हम लोग हिमालयन टूरिज्म फेस्ट जो है वो कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं पर्यटन विभाग के माध्यम से,
जिसमें हम लोग अनाशक्ति आश्रम परिसर जो है हमारा कसौनी में, वहाँ से शुरुआत की जाएगी। और इसमें ट्रैकिंग है, बर्ड वॉचिंग है, वॉकिंग ट्रेल्स हैं, साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, प्लस इसके अलावा जो हमारा फूड फेस्टिवल है, वहाँ के लोकल जो फूड है उसको बढ़ावा देने के लिए सारे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। इसके बाद 5 नवंबर को करियर काउंसलिंग का मेला जो है उसमें वो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं हमारे ITI कांडा में, जिसमें जो बच्चे हैं हमारे वो, और उसके अलावा जो हमारा समाज कल्याण विभाग है, RCT है, DDUGKY है, पॉलिटेक्निक कांडा है, ये जो है गोष्ठी ऑर्गेनाइज़ की जाएगी। उसके बाद 6 नवंबर को वृहद स्वास्थ्य शिविर जो है और महिलाओं को लेकर महिला सशक्ति कार्यक्रम जो है उसका आयोजन किया जा रहा है, और ये हम विकासखंड गरुड़ में कर रहे हैं। 7 नवंबर को ट्राउट महोत्सव और आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम है, जो कि हमारा जो एस्पिरेशनल ब्लॉक है जो कपकोट में है, इसलिए जो कार्यक्रम है हम लोग ये कपकोट में आयोजन इसका कर रहे हैं, जिसमें हमारी विभिन्न प्रदर्शनी लगेंगी। और आकांक्षी विकासखंड कपकोट जो है उसमें संपूर्णता अभियान में जो भी बहुत अच्छे कर्मचारी हैं और हमारे अधिकारी जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनका सम्मान समारोह भी किया जाएगा। उसके साथ साथ जो है ट्राउट महोत्सव भी है, वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। 8 नवंबर को यूथ और स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, जिसमें खेल विभाग के माध्यम से हम लोग वॉलीबॉल और फुटबॉल, बैडमिंटन टूर्नामेंट है ऑर्गेनाइज़ करेंगे। इसके साथ ही साथ जो हमारे NCC और NSS के बच्चे हैं और शिक्षा विभाग है, वहाँ पे नशा मुक्ति अभियान है, उसका भी कार्यक्रम किया जाएगा। और 9 नवंबर को जो हमारा मुख्य कार्यक्रम होना है वो नुमाइश मैदान में होगा, जो बागेश्वर ज़िले में है हमारे, जिसमें हम लोग लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे जो हमारी मुख्य योजनाएं हैं। उसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा, राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान किया जाएगा, और जो आजीविका महोत्सव है, हमारी जो NLM की टीम है, रीप की टीम है, लखपति दीदी हैं, लखपति दीदियों के संवाद कार्यक्रम, उन सभी का आयोजन किया जाएगा। तो कोशिश की जाएगी कि इसमें हमारी जनता है, जनप्रतिनिधि हैं और जो विभाग हैं, हमारे मीडिया हैं, बंधु हैं, सभी की सहभागिता रहे, और ज़ोर शोर से जो कार्यक्रम है जो हम रजत जयंती के लिए मनाएंगे, ये बहुत वृहद स्तर पर। वहीं हरिद्वार की भगवानपुर तहसील क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 1 महीने में बंद पड़ा ताला आखिर SDM के आदेश के बाद खोला गया। बताते चले, SDM देवेंद्र सिंह नेगी के आदेश पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई। ग्राम हसनपुर बदनपुर में पुलिस बल और ग्रामीणों की मौजूदगी में चला JCB अभियान चलाया गया। विपक्षी नरेश समेत अन्य लोगों ने नाले में मिट्टी भरकर अवैध अतिक्रमण किया था। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाकर नाले का प्रवाह दोबारा बहाल कर दिया है। बद्रीनाथ लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव हैं। आइए आपको सुनाते हैं। मुझे आप सबके बीच में इस बहुत ही विशिष्ट सांस्कृतिक महोत्सव के माध्यम से मेरे सीमांत क्षेत्र के सभी परिवारजनों के बीच में इस शानदार आयोजन में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे बताया गया कि इस 2 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव के माध्यम से जहां एक और यहां आने वाले लोगों को सीमांत क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, यहाँ की परंपराएं, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरताओं को नजदीक से जानने का, देखने का और उनके अनुभव सभी अन्य लोगों को प्राप्त हो पाएंगे। वहीं हमारी जो पारंपरिक इस क्षेत्र की हस्तशिल्प है, शानदार हमारे महिलाओं के द्वारा एक से एक अच्छे उत्पाद बनाए जाते हैं। अनेक प्रकार के सिलाई के, कढ़ाई के, खाने के, अचार के रूप में, मुरब्बे के रूप में, प्रसाद के रूप में स्थानीय जैविक उत्पाद हैं, और साथ में पहाड़ी व्यंजन है जिसका मैंने और अभी जनरल गुप्ता जी ने थोड़ा सा आनंद लिया था वहां पर। ऐसे सभी व्यंजनों को यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है, जिससे हमारे पर्यटक, हमारी लोक संस्कृति, कारीगरी और पारंपरिक जो स्वाद है, प्राकृतिक जो एक नैसर्गिक यहाँ की प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हमको उपहार है, उससे परिचित हो रहे हैं। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस महोत्सव में न केवल
विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, बल्कि भारतीय सेना के द्वारा नो योर आर्मी प्रदर्शन, ट्राई रिवर बाइक रैली, मनमोहक बैंड प्रदर्शन के माध्यम से पूरे देश भर के आने वाले हमारे श्रद्धालु, तीर्थयात्री, पर्यटक, उन सब का भी, स्थानीय लोगों के साथ साथ उनका भी यहाँ पर मैं जिस प्रकार का जोश देख रहा हूँ, जिस प्रकार के आपके अंदर उत्साह और ऊर्जा देख रहा हूँ, सच में आपका शानदार तरीके से यहाँ पर मनोरंजन किया गया। साथ ही पर्यटकों के लिए प्रकृति भ्रमण, विरासत यात्राएं, व्यास गुफा, वसुधारा जलप्रपात और सरस्वती घाटी जैसे दर्शनीय स्थलों के लिए भी गाइडेड टूर भी आयोजित किए गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये महोत्सव न केवल हमारे सीमांत क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को प्रस्तुत करने का एक उत्कृष्ट मंच प्राप्त होगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को भी एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। साथ ही सेना और स्थानीय नागरिकों के बीच सहयोग एवं सामुदायिक संबंधों को भी और सशक्त बनाएगा। जैसा आप सब देख रहे थे, अभी यहाँ पर हम लोग जब जिन महाविद्यालय, विद्यालय, ऐसे बच्चों ने, ऐसे छात्रों ने, ऐसे युवाओं ने शानदार अपना इस मंच पर अभिनय किया है, अपना प्रदर्शन किया है, उनके लिए भी एक शानदार मंच ये उनको देने का काम इस प्रकार का महोत्सव करता है। मैं इस भव्य महोत्सव के सफल आयोजन के लिए भारतीय सेना, पर्यटन विभाग और समस्त आयोजकों का, जिन्होंने भी इस आयोजन में अपना योगदान दिया है, उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे जितने सीमावर्ती गांव हैं, उनके विकास और सशक्तिकरण की दिशा में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का व्यापक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। अन्य जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे न केवल सीमांत क्षेत्रों में सड़कों के बन जाने से आवागमन आसान हुआ है, बल्कि पर्यटन, व्यापार और सामरिक विकास को भी एक नई मजबूती मिली है। आदरणीय मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सीमांत क्षेत्र माणा, सीमांत क्षेत्र जौलीगांव, आदि कैलाश, गुंजी, सीमांत क्षेत्र हमारा हरसिल, मुखवा, ऐसे सभी दूरस्थ स्थानों का जो सामरिक दृष्टि से भी भारत के ऐसे सीमांत क्षेत्र, उन सभी क्षेत्रों का उन्होंने भ्रमण किया है, दौरा किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ से 1000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए कहा था कि सीमांत गांव हमारे देश के प्रहरी हैं और इनका विकास राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। और यहीं से, इसी माणा गांव से उन्होंने जब माणा गांव को देश के पहले गांव की संज्ञा दी थी, और उसके साथ साथ यह भी कहा था कि अब माणा और माणे जैसे जितने हमारे सीमांत के गांव हैं, वो सभी गांव अब भारत के पहले गांव के रूप में माने जाएंगे। पहले गांव के रूप में उनको संज्ञा दी जाएगी, उनका विकास भी पहले गांव के रूप में किया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी सरकार भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को अधिक सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है। यहाँ जहां हम एक जनपद दो उत्पाद योजना और हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से स्थानीय उत्पादकों को व्यापक रूप से पहचान दिलाने का काम कर रहे हैं, वहीं स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड और सौर स्वरोजगार योजना जैसी पहलों के माध्यम से प्रदेश की स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए हम वृहद स्तर पर काम कर रहे हैं। आज होम स्टे योजना के माध्यम से हमारे राज्य के दूरस्थ गांव भी अपनी एक विशिष्ट पहचान बना रहे हैं। और
हमारे राज्य में आने वाले पर्यटकों के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए अपने घर का जैसा एक घर का खान पान, घर का रहन सहन, घर का रहना आसान तरीके से उत्तराखंड में उनको उपलब्ध हो पा रहा है। इस योजना से न केवल हमारे जो ग्रामीण आर्थिकी है उसको सशक्त किया है, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के भी प्रदान किए हैं। और जो पलायन, चलिए खबर उत्तराखंड में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है।